तो लास्ट क्लास में क्या क्या हो गया था? लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, है ना? हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनमें क्या रिलेशन होगा उसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूँ। आज पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो जैसे नाम से लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये हमेशा टेंजेंशियली होगा। जब भी पार्टिकल सर्कल में जा रहा होगा तो ये एक्सेलरेशन किधर होगा? टेंजेंशियली होगा, है ना? वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट होगा। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है, ध्यान रखना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, इट इज। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर। क्वांटिटी और एसआई जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ठीक है? यानी ये एक तरह से जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका ये कंपोनेंट है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, it may be in the direction of velocity or in the opposite direction of velocity. ओके, तो होता क्या है दरअसल, समझ लेते हैं। मान लो जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मान लो रेफरेंस लाइन हमारे पास में स्टार्ट होता है किसी इंस्टेंट पर, यहाँ कहीं है मान लो। तो ये यहाँ से t=0 पर यहाँ था और किसी इंस्टेंट पर यहाँ है। यानी ये जो एंगल चल रहा है ये मान लो डी थीटा है ना? तो हमें ये मालूम है कि ये क्या होगा, ये डी एस होगा। और इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान लिया आर है। तो प्लेन एंगल का जो कॉन्सेप्ट था उसको अगर मैं यहाँ यूज करूँगा तो डी एस बाई आर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? डी थीटा लिखूंगा। तो डी एस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में? आर डी थीटा हो गया। और अगर मैं यहाँ डी टी से डिवाइड कर दूं तो ये रिलेशन हम लोग कल फाइंड कर चुके थे। ये रिलेशन क्या हो गया? v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है, जहाँ v क्या है? स्पीड है ना? क्योंकि ये क्या है? ds क्या है? डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, है ना? सर आप म्यूट पे हो। ये आ गया हमारे पास में v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वी बाई डी टी, आर तो हमारे पास कांस्टेंट है ही, इसको क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। आप यहाँ देखो डी ओमेगा बाई डी टी क्या था? अल्फा था। तो अल्फा इंटू आर और डीवी बाई डी टी, ये है हमारे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी दी
rate of change of speed with respect to time is called tangential acceleration. Is called tangential acceleration. ठीक है, तो ये लिख लो पहले आप। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? लिख लो इसको। दिख रहा है ना ये सबको? हाँ हाँ सर। सर। क्या डाउट पूछा है? एक मिनट रुको तो। सेंटर एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड द सेंटर। हाँ बिल्कुल, टुवर्ड द सेंटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी तो मैंने रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखवाया हुआ है ना। सर हो गया लिख के। सर 2 मिनट की हाँ हाँ जी, नहीं चार्ज लिख, हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। हो गया है सर। हम्म, Sir, the rate of change of speed with respect to विद रिस्पेक्ट टू टाइम है दरअसल। with respect to time is called tangential acceleration. हो गया लिख के। लिख लिया ना? अब क्या करेंगे हम लोग? एक रिलेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, इससे एक बात और पता चल रही है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो आप यहाँ देखो dv by dt क्या होता? जीरो होता है कि नहीं होता है ना? क्या हो जाता? जीरो। तो यहाँ एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं। इफ स्पीड v is constant then dv by dt या at इक्वल टू क्या होगा? जीरो। और at इक्वल टू जीरो तो अल्फा भी क्या होगा? जीरो, है ना? ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन नेट एक्सेलरेशन centripetal acceleration and tangential acceleration. हेडिंग लिख लो पहले आप।
रिलेशन बिटवीन नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, कल कितने बजे क्लास रख सकते हैं हम लोग? सर मैं वही आपने 8 बजे बोला था। कितने बजे बोला था? 8 बजे सुबह। 8 बजे, लेकिन सब लोग तैयार हैं 8 बजे के लिए? नहीं तो फिर मैं लेट कर देता हूँ Yes, थोड़ा। sir. यस चलेगा। सर। 8 बजे चलेगा। चलेगा ना 8 बजे? हाँ ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चे नहीं आ रहे हैं वाली बात है ना, अभी नहीं है। और थोड़ा जल्दी ज्वाइन क्या करो आप लोग, धीरे 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 10-15 मिनट तो उसी में निकाल देते हो। हो गया लिख के। देखते हो गया? अब देखो, हमारे पास में ये सर्कल है ना, पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, ये हमारा रेफरेंस है, इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसकी रेडियस सर्कल की हमने मान लिया कि आर है, और पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर यहाँ था और किसी टाइम टी बाद ये पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच जाता है ना। इसकी स्पीड इस केस में कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है अपने को। क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो फिर हमारे पास एटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर रिलेशन कैसे निकालेंगे। इसलिए स्पीड क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो मान लो ये रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, ये थीटा है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, ये इसका वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, और इसकी वेलोसिटी किधर होगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर होगी ना, होगी कि नहीं होगी? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैं यहाँ इसको मान लेता हूं कि ये ई कैप है, मान लो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या मान लिया मैंने, ई कैप मान लेता हूं, है ना। और इस डायरेक्शन में मैं आर कैप मान लेता हूँ, यूनिट वेक्टर, यानी आर के डायरेक्शन में ये आर कैप होगा, और इस डायरेक्शन में मैं ई कैप मान लेता हूँ, किसमें, इस डायरेक्शन में, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये मान लो पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है मान लो यहाँ, है ना। तो एक आप देखो कि ओपी वेक्टर को तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ, जो कि ये आर वेक्टर है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपी वेक्टर को आप लिख सकते हो ना, ये इसको यहाँ एक ड्रॉप करो इसको, है ना, ये मतलब ये इसको, ये 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हो इसको, आर कॉस थीटा आई कैप, ये लिख सकते हो, प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिख सकते हो। ये बात समझ में पहले तो आर वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। Yes, sir. अब अगर मैं इस आर हाँ। से इसको डिवाइड कर दूं, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर मैं करता हूं तो क्या देगा आपको, यूनिट वेक्टर देगा। यानी हमारे पास हो गया आर कैप इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर बाई आर, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया अल्टीमेटली ये cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यानी हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, है ना। अब मैंने, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी ई कैप मैंने क्या लिया, टेंजेंशियल लिया, टेंजेंशियल है। तो अब इसका मुझे ई कैप चाहिए मान लो, ई कैप कैसे निकालूंगा मैं, तो ऐसा कर रहा हूँ मैं यहाँ स्पीकर को एक बार और यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ी साइज में, ताकि आपको इस समझ में आए। तो ये हमारे पास में आर वेक्टर है और ई कैप जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है। तो यहाँ से देखो
ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और अब ये थीटा है तो आपको भी मालूम है पूरा एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। तो फिर ये एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना हो गया, थीटा हुआ कि नहीं हुआ है। ये समझ में आया, ये जो एंगल है यहाँ, ये वाला एंगल ये थीटा होगा। ये क्लियर है सबको पॉइंट, हाँ सर। है ना। अब ई कैप इधर लिया हमने, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ, मैं इसको, ये तो हमारे पास में पी पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है, इसको मैं यहाँ क्यू ले लेता हूँ। तो पी क्यू हो गया हमारे पास में इधर। अब पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से पी क्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू ये लाइन लेंथ भी होगी, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर, माइनस पी क्यू साइन थीटा आई कैप प्लस पी क्यू कॉस थीटा जे कैप। ऐसा लिख सकता हूं मैं पी क्यू को। भाई पी क्यू इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया पी क्यू साइन थीटा और एक पी क्यू कॉस थीटा। ये क्लियर है भाई सबको। अगर मैं पी क्यू से इसको डिवाइड कर दूं तो पी क्यू वेक्टर बाई पी क्यू, ये क्या हो गया, ई कैप हो गया। ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ सर। Yes, sir. है ना। तो पहले ये लिख लो, ये नहीं लिखा ना भी आप लोगों ने। वो स्पीड इज कांस्टेंट लिखा होता है, ठीक है। डायग्राम हो गया। लिख लिया, ये भी लिख लिया, आर वेक्टर भी लिख लिया आपने, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे अच्छा कैप। सबने लिख लिया ना। अब ये लिख लो पहले। सर 1 मिनट, वो पिछला पेज दिखाइए ना, वो लास्ट का थोड़ा सा। लिखिए, लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। देखो ये हमारे पास में क्या है, ये तो पोजीशन वेक्टर है ना, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हमारे पास में यहाँ, ये हम अपने को दिया हुआ है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये क्या है एक्चुअल में, ये तो पोजीशन वेक्टर है ना इसका। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको याद होगा कि जब पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो नेट वेलोसिटी मिलती है अपने को, वेलोसिटी आ जाती है डी आर वेक्टर बाई डी टी। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद एक्सपेक्ट टू टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद एक्सपेक्ट टू टाइम। यहाँ पोजीशन वेक्टर है इसलिए तब भी ये वेलोसिटी होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी वेक्टर आ जाएगा। आर तो हमारे पास में क्या है, यहाँ कॉन्स्टेंट ही है, इसको तो बाहर ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा आई कैप इनटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल लगा दिया, प्लस कॉस डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये जो अच्छा डिफरेंशिएशन हाँ सर। डी थीटा बाई डी टी को बाहर ले लूंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, वी वेक्टर इक्वल टू मिलेगा आर
और ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। और आपको मालूम है कि सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी यानी वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा इंटू आर, और ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। आप देखो ये क्या है, ये कैप ही तो है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि v वेक्टर इक्वल टू हो गया ओमेगा r इंटू ई कैप, और ई कैप क्या है टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या होगी टेंजेंशियली तो होगी। ये बात हो चुकी है हमारी। तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड में ओमेगा r मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? ये लिख लो हाँ। पहले। हो गया सर। हो गया सर। ये लिख लो तो। सर जरा पीछे ले सकते हो लास्ट स्टेप। हाँ लिख लो। लिख लिया हाँ सर। भाई, लिख लिया आपने? हाँ सर। तो बेटा बताओगे ना आप कि लिख लिया है? सर हो गया लिख के। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ओमेगा भी वेरिएबल है। ओमेगा वेरिएबल का मतलब डी थीटा बाई डी टी भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इसी इक्वेशन को मैं लूंगा तो क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले कौन सा रूल लगाऊंगा इसमें देखो, फिर इसका करूंगा फिर इसको कांस्टेंट रखूंगा, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये क्या है देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जो कि ये नेट एक्सेलरेशन है ना। तो हमारे पास आर तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस cos थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप इंटू ये क्या हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी टू। ऐसा लिख सकते हैं। पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको कांस्टेंट रखा, फिर इसको कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब यहाँ देखो आप, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हो गया, ये तो आर है हमारे पास में, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी को बाहर लो तो माइनस ये क्या हो गया cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू ये क्या हो गया डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू। आप देख रहे हो कि डी टू थीटा बाई डी टी टू क्या है
इसी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू हमारे पास में डी टू थीटा बाई डी टी टू। अरे अल्टीमेटली क्या है, ये तो अल्फा ही है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से माइनस को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस ये तो आर है, अंदर क्या मिल रहा है आपको, देखो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ देखो आप, ये क्या है, प्लस आर। ये क्या दिख रहा है आपको, देखो ये वापस से ई कैप ही तो है ना। तो ये आप देखो कि ये क्वांटिटी क्या है यहाँ, ई कैप, और ये क्या है, ये अल्फा ही तो है। और ये क्या दिख रहा है आपको, देखो ये आर वेक्टर, आर कैप ही तो है। देखो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आर कैप हो गया, है ना। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको यहाँ तक, ये लिख लो पहले फिर हाँ आगे का। लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये वाले cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, आर कैप हो गए। हमारे पास देखो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, यानी डीवी वेक्टर बाई डी टी, ये क्या अल्टीमेटली, ये ए वेक्टर है ना, और ये इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आर कैप प्लस अल्फा आर इंटू ई कैप। ये समझ में आया, है ना। हाँ ये तो मिला मुझे, देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस के साथ, और ये आर कैप है, और ये आर इंटू अल्फा ई कैप है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ देखो आप, आर कैप सिंस आर कैप इज परपेंडिकुलर टू ई कैप है कि नहीं, ये लॉजिक समझ में आया। देखो क्योंकि आर कैप इधर है, आर कैप इधर है ना, और इन दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री तो होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है। तो ई कैप आर कैप के बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये लॉजिक समझ में आया, हाँ है ना। सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या इंडिकेट करा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास में एक और है, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ, वी बाई आर। तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ये वहां रखोगे तो मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर, आर कैप प्लस ये क्या है, अल्फा आर इंटू ई कैप। ये क्या था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था ना। किधर है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है कि नहीं, ई कैप के डायरेक्शन में। ये देखो ये क्या था, माइनस आर कैप आ रहा है। तो आर वेक्टर उधर था। माइनस लगाते क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब ये ऐसा हो यानी अगर हम लोग इस पॉइंट पर बैठे हैं तो इधर क्या है, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इधर क्या है, ये ऐसी है कि नहीं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, हाँ हाँ सर। सर। और ये वाई एक्सिस है।
ठीक है, तो हमारे पास में AC या AR या AN, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो कितना मैग्नीट्यूड में, v²/r या ω²r, और AT कितना है, अल्फा इंटू आर है। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है A जो आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं A नेट, तो परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -v²/r का होल स्क्वायर प्लस ω², नहीं ये क्या है, अल्फा आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और A = क्या लिख सकते हो आप, AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। सबने लिख लिया भाई ये? हाँ सर। हो गया लिख के सर। ठीक है, इनके बीच में हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, यस सर। ये हमारे पास में आ गया है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक मिनट पहले निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे पास में गिवन है। ये हमने रिलेशन निकाल लिया है ना, ये सब के बारे में बात हो गई है, सब बता दें मैंने, ये सब कुछ होता है, सब हो गया। हम जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायनेमिक्स पे चलेंगे हम लोग। पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है मान लो, है ना, भाई दिख रहा है सबको है? हाँ सर। और जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 6 to 8 इन 4 सेकंड। यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ कि 6 to 8 अगर जा रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, तो हमारे पास दरअसल ये वाली बात होगी, dv/dt इक्वल टू है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at। तो यहाँ जो बात कहना चाह रहा है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल।
यानी अपने को यहाँ इसने क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ जो रेडियस इसने दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी इनिशियल दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड है, वी फाइनल दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड है, और टाइम इसने दिया हुआ है, यानी डेल्टा टी एक तरह से दिया हुआ है 4 सेकंड है। तो कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो अपने को ये ऐसा दिया, तो यूनिफॉर्म इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि 80 जो है ना वो कांस्टेंट है दरअसल। तो फाइनली कितना दिया इसने, तो 8 - 6 डिवाइड बाई 4, यानी कितना आ गया 1/2, लेकिन क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और हमें मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है मतलब AT/R होता है ना। AT कितना आ रहा है 1/2, R कितना है इसका, R दिया 20, तो 20 × 10⁻², यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 100 डिवाइडेड बाई 40, यानी 5/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर है ना। मेरे ख्याल से क्लियर है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। हो गया लिख के सर। हो गया ना। नेक्स्ट है सर। जैसे एग्जाम्पल 12 देखते हैं। एग्जाम्पल 12 में क्या कह रहा है देखो, particle is moving in a circle of radius 10 centimeter with a uniform speed, है ना। क्या दिया हुआ है, particle is moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed, यानी स्पीड क्या है यहाँ कांस्टेंट है। ओके, और completing circle in 4 seconds, find the magnitude of its acceleration। तो t इक्वल टू 0 पर मान लो पार्टिकल यहाँ था, मैं अभी फिगर दिखा रहा हूँ आपको, और कंप्लीट होके ये वापस आ रहा है, यानी इसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकंड है, और जो इसकी स्पीड ये बोल रहा है v यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है। तो v अगर कांस्टेंट है तो 80 क्या होगा, बताइए। 80 0 होगा ना भाई, सिंपल है ना। हाँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात करूंगा मैं, अभी तो ये समझना है। तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, तो कौन है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, ये लग रहा है 4 सेकंड। तो आपको ये मालूम है कि अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसकी रेडियस अगर आ रहे, तो अगर इसकी रेडियस आ रहे तो टोटल टाइम कितना लगता है इसको, जो कि टाइम पीरियड भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन इस केस में चलो मैं टी लेता हूँ, जो कि क्या लिखोगे आप, 2πr/v लिखोगे। हाँ सर। ये लिखोगे। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है ना। तो अब आप देखो यहाँ हमारे पास टी दिया हुआ है, तो टी कितना है 4 सेकंड है, तो पहले तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ, यानी और 4 इक्वल टू 2πr/v। अब यहाँ देखो जब v कांस्टेंट है, सिंस v कांस्टेंट, तो देयरफॉर 80 क्या हो गया 0, है ना। जब 80 0 हो गया तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल ही तो हो गया, क्योंकि 80 तो 0 है, सर। यानी वो AC की बात कर रहा है। तो AC क्या होता है, v²/r होता है। R की वैल्यू वहां से रख दिया, v की वैल्यू वहां से रख देते हैं, तो v की वैल्य't क्या हो जाएगी हमारे पास में, v इक्वल टू आ गया 2πr/4, रख दो यहाँ, तो 2πr/4
का होल स्क्वायर और इन है ना, ये हो जाएगा 1/r। यहाँ आर की वैल्यू नहीं गिवन है क्या इसमें? तो दिया है, कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया है। हाँ? तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा? पहली बात तो ये निकाल लेते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 तो हो गया पाई स्क्वायर इंटू आर। नहीं सॉरी 16 हो जाएगा ना, इंटू 4 भी तो होगा। तो पाई स्क्वायर बाई 4 और ऊपर क्या रह जाएगा? आर, और आर की वैल्यू कितना? 10। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया? यानी 0.1 मीटर हो गया। तो ए इक्वल टू हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 0.1। सॉरी ये नहीं, पाई है यार। ए इक्वल टू कितना हो गया? पाई स्क्वायर 0.1 बाई 4। ए इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर बाई 40 आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कुछ गड़बड़ किया क्या? क्या गड़बड़ कर दिया? इसका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर इसका अच्छा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको मीटर को अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो ठीक है, हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। है ना, Yes, ये sir. आंसर हो गया। ठीक, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 13। तो एक काम करते हैं, चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं पहले। एग्जांपल 13 तो क्या कह रहा है? एग्जांपल 13 में पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस यहाँ दिया हुआ है r है, और r इक्वल टू इसने दिया 2 सेंटीमीटर है एट ए स्पीड गिवन, और इसकी स्पीड v इक्वल टू दिया 40। आप देख रहे हो कि स्पीड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? 4 इंटू टी करेंगे तो Variable. क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना, एंड t इज इन सेकंड्स। तो कह रहा फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। निकाल लेंगे। फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, तो पहले टेंजेंशियल निकालेंगे फिर टोटल निकालेंगे। t इक्वल टू 1 सेकंड पे कह रहा है, किस पे पूछ रहा है? 1 सेकंड पर। तो यहाँ देखो आप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर ये बात कर रहा है, मतलब क्या हुआ? इसको डिफरेंशिएट कर दें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो 80 तो हमारे पास में क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब इसमें 80 जीरो नहीं है क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। ठीक, अब AC क्या हो जाएगा? AC होता है हमारे पास में, AC इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर। तो हम यहाँ पहले तो ये निकाल लेते हैं कि क्योंकि v इक्वल टू कितना है? 40, हमें निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमारे पास v कितना आ गया? 4 इंटू 1 यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको यहाँ रख देंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया 4 का होल स्क्वायर बाई आर। आर कितना है? 2। तो हमारे पास आ गया है 16 यानी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ? AC का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना। AC कितना आ रहा था? 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आया? 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80, है ना। तो स्क्वायर रूट यानी अल्टीमेटली ये आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए नेट आ गया। बात समझ में आ गई? लिख लो तो। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा था क्या? हाँ सर। 11 भी लिख लिया था? यस सर। हाँ सर।
ये भी लिख लेते हैं। लिख लिया? एक मिनट। सर नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं क्या? ये लिख लिया ना तो हाँ सर। हो गया सर। लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल 13 है और 14 है, ये दोनों क्वेश्चन करो आप। अब 14 करो, मतलब 14, मेरे कहने का मतलब है 14। एक
हो गया? नहीं सर कर रहे हैं। बताओ क्या? हो गया सर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसे समझ लेते हैं। पार्टिकल बिगिंस टू मूव विद अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट है, यानी AT इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इन अ सर्कुलर पाथ इफ इट स्लिप्स व्हेन इट्स टोटल एक्सेलरेशन बिकम्स, यानी किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं तो AT तो कांस्टेंट है, तो AT किधर होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है और सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर होगा। तो नेट एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है, इसने नेट कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल थ्रू विच इट वुड हैव टर्न बिफोर इट स्टार्ट टू स्लिप। तो मान लेते हैं, मान लो यहां से स्टार्ट करता है, तो कह रहा है कि पार्टिकल बिगिंस टू मूव, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है ना, तो हमें थीटा बताना है कि कितना रोटेट हुआ। मतलब क्या हुआ, यहां से समझते हैं। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, तो अपने को एक तो AT इसने दिया हुआ है और नेट एक्सेलरेशन इसने दिया हुआ है, तो मान लो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर ये स्टार्ट होता है और यहाँ जाके स्लिप करता है मान लो, तो ये पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल चाहिए इसको। पॉइंट अभी समझ में आया है ना? तो आप यहाँ देखो कि हमारे पास में AT ये है, तो यहाँ से मैं इसका क्या बता सकता हूँ, देखो AC निकाल सकता हूँ पहले, यहाँ से AC क्या होगा इसका, वो इन दोनों से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि A नेट इक्वल टू A इक्वल टू क्या होता है, रूट AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर। AC हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये 1 है और ये 0.6 है, तो यानी AC कितना हो गया, 0.8 आ गया। समझ में आया सबको, है ना? क्योंकि ये 1 इक्वल टू 0.6 का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली AC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AC आ गया। AC को क्या लिख सकते हो आप, V स्क्वायर बाई R लिख सकते हो, या ओमेगा स्क्वायर R लिख सकते हो। ये बात समझ में आई पहले तो। और यहाँ से देखो AT इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू R होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब यहाँ देखो हमें थीटा चाहिए, यानी थीटा चाहिए मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा नॉट तो 0 ही है, क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है। जब ये कह रहा है कि बिगिंस टू, है ना, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ 0 है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट भी तो 0 हो गया, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ये 0 हो गया। और ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकालो, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ देखो ये लिखोगे 0.8 बाई R, 2 इंटू अल्फा क्या लिखोगे, AT बाई R इंटू थीटा, तो R से तो R कैंसिल आउट हो गया। AT कितना दिया इसने, AT अपने को दिया 0.6,
यानी ये हो गया 0.8 इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, यानी 4, यानी 2/3, लेकिन ये किस में होगा, रेडियन में होगा। ये आंसर है भाई, समझ में आया है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन हाँ सर। में ये रिलेट हो गई सब। किसी को लिखना है क्या, लिखना है, नो सर। नहीं लिखना है तो आगे चलें, ठीक है। बात करते हैं यूनिफॉर्म, हेलो, चलिए सर्कुलर मोशन में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाएगी, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ऐसा है, अच्छा स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी, है ना, ध्यान रखना है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, बट वेलोसिटी will not be कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा समझते हैं। इसमें एक्चुअल में जब पार्टिकल अगर मूव करेगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी इधर होगी। ये v1 वेक्टर होगा, ये v2 वेक्टर होगा, ये v3 वेक्टर होगा, लेकिन ये सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और ये v के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो at 0 होगा, at 0 होगा तो अल्फा भी 0 होगा, और इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा दरअसल वो ऐसे मिलेगा, और वो v²/r होगा या ω²r होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड जब कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है ना। इसमें at भी होगा, है ना, और at क्या होगा, अल्फा r होगा, ac क्या होगा, v²/r होगा या ω²r होगा। तो इसमें ही नेट एक्सेलरेशन भी होगा, ac का होल स्क्वायर, at का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी होगा, यानी पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा, है ना। पार्टिकल जब घूम रहा है तो किसी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो अगर ये वेलोसिटी v है तो इधर ही क्या होगा, at भी होगा, और ac किधर होगा, ac इधर कहीं होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो किधर होगा, यानी इधर कहीं होगा, जो ये a नेट बोल रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, ये लिख लो। पॉइंट क्लियर है सबको, यस सर। तो लिख लीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसको हम लोग UCM भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग NUCM बोल सकते हैं, ठीक है।
सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। हाँ, ये लिख लिया सबने? नहीं सर हाँ एक सर लिख लो, पहले लिख लो, आराम से लिख लो। यस सर हो गया। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। नहीं सर दो मिनट। यस सर हो गया। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करने जा रहा हूँ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था दरअसल वो काइनेमेटिक्स पार्ट था। तो बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म पढ़ लेते हैं। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट हो गई मतलब एटी जीरो हो गया, है ना। सिंपल है कि v क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, एटी जीरो हो गया, अल्फा जीरो हो गया। यानी जो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास में बनेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? ए से मिलेगा, है ना, या ए आर या ए एन, जो कि वी स्क्वायर बाई आर होगा या ओमेगा स्क्वायर आर होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े हैं। आपको याद होगा कि न्यूटन के लॉज क्या कहते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा? पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन का? The body will be in the state of rest or motion until external force is applied. The body will be in rest in motion until and unless external force act on it. क्लियर है? या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से जारी होगी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो। क्लियर है? नेट हाँ नेट सर। फोर्स जीरो अगर है तो, यानी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, मतलब फोर्सेस क्या है? बैलेंस है। तो उस केस में बॉडी की या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। क्लियर? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? जब momentum is directly proportional to unbalanced external force. हाँ, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम
is equal to the applied force and it takes place in the direction of the applied force. Okay, ये साइकिल लॉ है हमारे पास में और हमें मालूम है कि इसी से हमें क्या मिलता है, F इक्वल टू एम मिलता है। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, इसका मतलब फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आई? तो अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं, तो यहां भी ऐसा ही होगा। यानी अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है या कोई भी बॉडी सर्कल में अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स किधर है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर है, तभी तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आ रहा है, तभी तो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना? ये पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब फोर्स हमारे ऊपर, इसका मतलब है कि देयर इज अ फोर्स which provides the required centripetal acceleration and that force is acting toward the center of the circle. ये पॉइंट क्लियर है पहले, हाँ सर। है ना? तो अब वो फोर्स क्या क्या हो सकता है, तो उसी पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। तो रिक्वायर्ड centripetal acceleration is provided by the some forces they may be spring force, tension force, weight or gravitational force, normal force, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, और फ्रिक्शन भी हो सकता है, एटसेट्रा। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब आपको बोर मॉडल पढ़ाया जा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां भी एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर उसके बारे में क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए बोला नहीं था, या लिखवाया भी नहीं, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन आप पढ़ के आए हो, वहां भी वहाँ वहाँ जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अभी हमने सिर्फ इन्हीं फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, इसलिए अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे यहाँ। ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। है ना? चलिए क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे इसने एग्जांपल 15 में लिया टेंशन फोर्स,
है ना। इसमें क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक है, तो हम लोग यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 15 से। अब एक बात और क्लियर कर लेते हैं, जब भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बार बार बोलूंगा, तो जिस प्लेन में वो पार्टिकल है, एक प्लेन होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जितने भी फोर्सेस होंगे सारे के सारे क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर उस प्लेन में फोर्सेस है भी यानी परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है आपको, अगर परपेंडिकुलर तो सारे बैलेंस हो ही गए, तो बचे उस प्लेन में जितने भी फोर्सेस होंगे उन फोर्सेस को हम लोग रिजोल्व करेंगे टेंजेंशियली एंड रेडियली। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इस पॉइंट पर आएंगे। वैसे तो यहाँ हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ये समझना है कि मान लो ये पार्टिकल अगर सर्कल में जा रहा है और इस पर अगर मान लो कई सारे फोर्सेस हैं, ये मान लो F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस बैलेंस है, तो क्या करेंगे, इन सबको हम लोग टेंजेंशियली और रेडियली रिजोल्व करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? हाँ मैंने क्या, सर। सारे फोर्सेस को कैसे रिजोल्व करेंगे, टेंजेंशियली एंड रेडियली। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन है। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक। तो वैसे भी, हाँ, अब वैसे भी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो 80 तो जीरो, यानी टेंजेंशियल फोर्स हमेशा क्या है, यहाँ जीरो ही है। यहाँ क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन करते हैं एक करके, जल्दी चीजें समझ में आएगी आप। A block of mass 2 kg is tied to a string of length 2 मीटर, यानी यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। तो ये एक रॉप है और उससे ये ब्लॉक अटैच है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। ओके, इसकी रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना है इसका, r इक्वल टू 2 मीटर है। द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, यानी फिक्स है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म। द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब इसमें टेंशन कितना होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लो घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि 80 तो जीरो ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि स्पीड ये कह रहा है कांस्टेंट है, तो सिर्फ एसी होगा, तो एसी किधर है, इसको इधर की तरफ होगा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, यानी एम इक्वल टू ए सी। एफ को मतलब यहाँ एफ क्या हो गया, इसका मतलब एफ जो है टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, जो कि टी है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम, और एसी क्या है यहाँ, वी स्क्वायर बाई आर, यानी इतना टेंशन है, यानी 2 मास कितना दिया इसका, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी टी इक्वल टू आ गया 25 न्यूटन। इतना टेंशन उस स्ट्रिंग में डेवलप हो गया, जो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? और ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। इसका मास मैंने 2 kg लिया, 2 kg नहीं इसका मास यहाँ। तो यहाँ टेंशन क्या कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, लिख लीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ लिख लीजिए।
हो गया नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है देखो, 16 जो एग्जांपल है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स विद स्पीड v against a smooth fixed vertical circular groove of radius r kept on a smooth horizontal surface। यानी एग्जांपल 16 में अपने को ये ऐसा एक सिस्टम दिया हुआ है, जैसे आप ऐसा समझो, कैसे समझाएं इसको, कैसे बताएं, कभी ऐसा देखा आपने जैसे घर में वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, थाली, थाली देखा कभी आपने, उसमें ऐसा बना रहता है, ठीक हाँ है, सर। और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इस तरह से दिया है, ठीक है, तो ये v स्पीड से ऐसे इसके अलोंग जा रहा है। तो इसको अगर मैं टॉप से देखूं, ये v स्पीड है, क्या पूछ रहा है कि v स्पीड से जा रहा है, तो ये पूछा है इसने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक, एक तो वो फाइंड करना है, यानी जो ग्राउंड वो इसका फ्लोर है वो कितना दे रहा है, और एक वर्टिकल वॉल कितना नॉर्मल दे रहा है, इसकी स्पीड v है। देखो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कैसा है देखो, दरअसल ये जो है ना, ये वॉल ऐसे है इसकी, ये पूरा प्लेन ऐसे पूरा का पूरा क्या है, प्लेन है, और ये वॉल ऐसे है इसके, क्लियर है, वॉल का विजुअलाइज हो रहा है, वॉल ऐसे है, और ब्लॉक यहाँ वॉल पर ऐसे चल रहा है, तो वो ब्लॉक पर वो ऐसे चल रहा है, ब्लॉक वॉल के सहारे सहारे, ओके। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, तो अपने को ये ऐसा नजर आएगा, और ये ब्लॉक यहाँ कहीं है मान लो, इसको क्या हो रहा है, इसका मतलब ये, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक यहाँ भी पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी क्योंकि, है ना, और कुछ टाइम बाद यहाँ भी पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। इसका मतलब है इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो वॉल के साथ में जो टच हो रहा है ना, तो यहाँ से नॉर्मल मिल रहा है इसको, वो नॉर्मल क्या कर रहा है, इसको ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर भी है, यानी ये जो वॉल के साथ में नॉर्मल है, वर्टिकल वॉल के साथ में, इसको मैं एन वी मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो बी पार्ट में पूछ रहा है, तो वो तो एन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा एम इंटू ए सी, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर ना, अगर इसकी रेडियस आर है, तो एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, नॉर्मल जो वर्टिकल वॉल है, लेकिन ग्राउंड में आप देखो मैंने क्या कहा आपसे, क्योंकि वर्टिकली, क्योंकि इस प्लेन में मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड इसको एमजी भी तो लग रहा है, तो एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है, एक नॉर्मल है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ से ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल लग रहा है ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है इसको, हरी बात में, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ एमजी, यानी एमजी इसको किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी वो हो गया ए पार्ट। तो मैंने क्या कहा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इसका मतलब वो नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, विजुअलाइज हुआ वाला पॉइंट में क्या कह रहा हाँ सर। हूं, है ना, तो लिख लो आप। सर एक बार वापस समझाइए ना। भाई ये देखो मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूँ।
ये थाली देख रहे हैं आप, ये बॉक्स ऐसा है, अभी समझ में आया? ये बॉक्स ऐसे जा रहा है ना, इसमें ऐसे जा रहा है, देखो विजुलाइज हुआ ऐसे। यस सर। तो आप ये देखो, ये अगर सर्कल में ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे सर्कल में अगर ऐसे जा रहा है, इसको नॉर्मल इधर लग रहा है ना एक तो, और एक नॉर्मल देखो ना आप, ये अर्थ अर्थ में भी तो नीचे नहीं लग रहा है क्या एम जी, वो नॉर्मल भी तो लग रहा होगा ऊपर। हाँ सर समझा। अभी विजुलाइज हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो इस तरह से देखना था इसको। क्लियर है? लिख लो इसको पहले। सर हो गया। हो गया ना, ये लिख लो इधर तो। हो गया सर। हो गया। यस सर। हम्म। अब जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया है, अब जैसे एग्जांपल 17, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? टेंशन का देख लिया, नॉर्मल का देख लिया। एग्जांपल 17 में फ्रिक्शन की कह रहा है ना। तो इसका पहले समझा देता हूं मैं, क्या हो रहा है कि मान लो यही यही वापस से मैं ले रहा हूँ, आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ, है ना, ये क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो सर्कल में जा रहा है। इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है ना। हाँ सर। राइट हुआ। अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ऐसे बाहर जाने की होगी। देखो ओमेगा बढ़ाऊंगा, देखेगा भी ये देखो उधर चला गया। किधर चला गया है? वॉल की तरफ आया है। हाँ सर। जैसे पहले यहाँ था ना, देखो तो आराम से देखो यहाँ घूम रहा है, देखो हाँ घूम रहा है। यस अभी सर। देखो ओमेगा बढ़ाऊंगा तो देखिएगा बाहर चला जाएगा। देखो ये विजुलाइज हुआ ना। Yes, sir. इसका मतलब जब वो यहाँ था तो इसका ओमेगा इस तरह से था कि इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। लेकिन ओमेगा इतना ज्यादा हो गया कि वो उसको बियर नहीं कर पाया, तो उस चक्कर में क्या हो गया? ये उसको सर्कल में रहा ही नहीं, उसके सर्कल से ब्रेक हो गया, उस रेडियस के सर्कल से क्या हुआ? ये मतलब स्लाइड करके निकल गया है। ठीक है, इस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा वाला पॉइंट। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन टर्न टेबल बोल रहा है तो मैं, लेकिन वही है जो एग्जाम्पल वहाँ लिया वही एग्जाम्पल है वैसा ही। तो ये इस तरह के एक, ये इसका एक्सिस है। A block of mass m is kept on the edge of a horizontal turntable। तो मान लो यहाँ ये रखा हुआ है और इसकी जो रेडियस यहाँ बता रहा है ये कैपिटल आर है और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। A block of mass m is kept on, इसका mass m है, kept on horizontal turntable of radius r which is rotating with constant angular velocity omega along with the block about its axis. If the coefficient of friction is mu, find the friction force between block and table। है ना। तो आप यहाँ देखो, ये हमारे पास में ऐसा दिया है कि और ओमेगा से घूम रहा है, फ्रिक्शन भी दिया है। हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये उस रेडियस में घूम रहा है ना, तो ये वही केस हो गया। देखो ये ब्लॉक यहाँ है एक तरह से ना, और ये टर्न टेबल घूम रही है ऐसे। वो विजुलाइज हुआ ना वो वाला फिगर, वो जो भी मैंने वीडियो दिखाया था उसमें समझ में आ गया ना भाई मेरी सर। आवाज? हाँ। हाँ सर। तो अब यहाँ देखो क्या हो रहा है इस केस में, इसको टॉप से बनाते हैं पहले, है ना, इसको टॉप से बनाते हैं।
तो ऐसा लगेगा अपने को टॉप व्यू का। ये ब्लॉक यहाँ है और ये टर्न टेबल ऐसे घूम रहा है ना, भी जैसे उसमें देखा था हमने। तो सिंपल सी बात है कि इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। इसको टुवर्ड द सेंटर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होगा, स्टैटिक, मतलब ये फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो ओमेगा से घूम ही रहा, तो इसी रेडियस में घूम रहा है, जो कि रेडियस कितना है इसका, आर है। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम है ना, तो एफ की जगह क्या है यहाँ, एफ एस है, और ए की जगह क्या है यहाँ, ए सी है। तो ये कितना हो गया, ए सी हमने निकाला ही था, ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना। इसका मतलब कितना हो गया है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही इसका आंसर है, क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अब इसी में मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पूछता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, फाइन, जैसे उसमें मैंने घुमाया था ना, तो जब मैं घुमाने लगा तो जैसे मैंने ओमेगा बढ़ाया तो स्लाइड कर गया हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच जाता है, तब तक ये घूमेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हो जाएगा फाइंड दी मैक्सिमम angular velocity so that this block moves in circle of radius r। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एस लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एन होना चाहिए ना। और इस केस में एन क्या होगा, इस केस में एन एम जी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल तो इसको ऊपर लग रहा है ना, नॉर्मल ऊपर है, एम जी डाउनवर्ड है, तो ये आ जाएगा ना हमारे पास में। और एफ एस की वैल्यू क्या हमारे पास में, ये क्या रखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर, ये कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉल आर इक्वल टू यहाँ दरअसल कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, म्यू जी बाई आर, यानी ओमेगा लेस देन इक्वल टू आ गया रूट म्यू जी बाई आर, और यही क्या हो गया इसका, ओमेगा मैक्स हो गया। तो ओमेगा मैक्स इसका कितना है, रूट म्यू जी बाई आर है। ये आंसर आ गया इस केस में, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया ना, मैक्सिमम ओमेगा के लिए बात करेंगे। तो भाई ये समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ, सर Yes, हाँ sir. बोलिए। समझ सर जो फ्रिक्शन है रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो सेंटर क्या है? हाँ इससे इधर होगा ना, वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और तो कौन, कोई नहीं सकता, टेंशन वहां है ही नहीं, देखो नहीं इसमें, यहाँ टेंशन कहाँ है, देखो नॉर्मल हो नहीं सकता, मतलब ये यहाँ था नहीं, ये तो यहाँ है एक तरह से, तो नॉर्मल यहाँ है ही नहीं, है ना। इस केस में देखो नॉर्मल है ही नहीं, तो कौन होगा फिर, ग्रेविटेशन तो नीचे है क्योंकि उस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, और इसको फिर कौन ले जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं, टेंशन फोर्स है ही नहीं, बचा कौन सा, फ्रिक्शन। इसका मतलब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा है, ठीक है ना। ओके इसको लिख लो पहले, कहाँ से था हमारे पास, कहाँ से लिखना था ये, 17 ना, ये फिगर बनाओ। हो गया सर।
हो गया सर। सर एक मिनट। हो गया सर। हाँ, प्रॉब्लम 1, 3, 4 ये करना है आपको भी, करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। 1, 3, 4 तीनों प्रॉब्लम करो। सर पहले वाले एग्जाम्पल में आगे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा ना? नहीं ना, नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ जो ओमेगा है ना वो कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तब हम बात करेंगे कि आगे की तरफ भी फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। वो आगे क्वेश्चंस आपके शीट में भी दिए हुए हैं, तो करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके। तो अभी वहाँ ओमेगा कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो फिर टेंजेंशियल मतलब एक्सेलरेशन जो है, मतलब क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, लेकिन फ्रिक्शन भी नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊंगा आगे, जब फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा, जब उसमें वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी की, तब वो करेंगे आगे। अभी तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। करिए करिए आप लोग। सबके पास में शीट है ना? हाँ Yes, sir. सर है। ठीक है।